आज की इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो है समकालीन भारत, प्रमुख राजनीतिक और नागरिक नेताओं की मार्गदर्शिका। एक काफी विस्तृत दस्तावेज है ये। बिल्कुल। और पहली नज़र में देखने पर ये किसी निर्देशिका या मतलब किसी डायरेक्टरी जैसा लग सकता है, जिसमें कई जाने पहचाने नाम और उनके पद लिखे हैं। हाँ, एक लंबी सूची जैसी लगती है। लेकिन इस चर्चा का उद्देश्य केवल इन नामों की कोई सूची पढ़ना नहीं है। हमारा असल मिशन ये समझना है कि भारत के नीति निर्माण, सुरक्षा और विकास का ये जो पूरा विशाल इकोसिस्टम है, ये काम कैसे करता है। सही कहा। ये केवल कुर्सी पर बैठे व्यक्ति नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़े और जटिल तंत्र के अहम हिस्से हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर सत्ता और प्रशासन की ये पूरी व्यवस्था एक साथ कैसे खड़ी होती है। देखिए, सूचनाओं के इस दौर में ये जानना सबसे ज्यादा प्रासंगिक है कि शासन और प्रशासन का असल आर्किटेक्चर कैसा है। जब हम इन पदों की बात कर रहे हैं तो हमारा फोकस किसी राजनीतिक दल या विचारधारा पर बिल्कुल नहीं है। फोकस विशुद्ध रूप से उस ढांचे पर है जो इस देश को चलाता है। यानी सिस्टम कैसे काम करता है। बिल्कुल। नीतियां कोई भी बनाए, लेकिन उन्हें लागू करने वाले, देश की सुरक्षा ग्रिड को मजबूत रखने वाले और अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाले ये प्रमुख पद ही होते हैं। तो इन पदों का जो संस्थागत महत्व है वो किसी भी व्यक्ति विशेष से कहीं अधिक होता है ना। एकदम सही। इस पूरी रूपरेखा के काम करने के तरीके को समझना ही आज के समय में वेल इन्फॉर्म्ड होने की निशानी है। तो शुरुआत बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व से करते हैं। स्रोत में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये हमारा राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व है। हाँ, जो पूरे देश का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इस राष्ट्रीय सूची के ठीक बीच में एक बहुत ही दिलचस्प नोट है जी। स्रोत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उल्लेख किया गया है और ब्रैकेट में खास तौर पर लिखा है कि ये जानकारी प्रयागराज के दर्शकों या श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है ना। एक राष्ट्रीय मार्गदर्शिका में किसी एक राज्य पर इस तरह का विशिष्ट फोकस होना काफी कुछ कहता है। ये सीधे तौर पर भारत के संघीय ढांचे को दर्शाता है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर की व्यावहारिकता। राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व और राज्य स्तर का प्रशासन हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम कर सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का उदाहरण लें, जिसकी आबादी दुनिया के कई बड़े देशों से भी ज्यादा है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए एक मैक्रो लेवल विजन या नीतियां तय करते हैं, लेकिन उन नीतियों का असली टेस्ट जमीनी स्तर पर होता है और उसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की होती है। हाँ, राष्ट्रीय नीतियों और राज्य के प्रशासन के बीच का ये तालमेल ही तय करता है कि कोई योजना कितनी सफल होगी। तो स्रोत सामग्री का यह नोट इसी बात को रेखांकित करता है कि राष्ट्रीय परिदृश्य को समझते हुए भी प्रशासन में स्थानीय और राज्य स्तर की प्रासंगिकता सबसे अहम होती है। एकदम। बिना राज्यों की राष्ट्रीय नीतियां सिर्फ कागज पर रह जाएंगे। बिल्कुल। और राष्ट्रीय और राज्य स्तर के इस ढांचे के बाद जो चीज किसी भी देश को एक संप्रभु राष्ट्र बनाए रखती है वो है उसकी सुरक्षा। सबसे महत्वपूर्ण पहलू। स्रोत सामग्री में राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति और रक्षा तंत्र के तहत 6 बहुत ही महत्वपूर्ण पदों का जिक्र है। कैबिनेट और सेना के पद। हाँ, कैबिनेट स्तर पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। जी। इसके साथ ही सेना के नेतृत्व में थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी के नाम है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये सभी 6 पद मिलकर देश का एक 3D शील्ड तैयार करते हैं। 3D शील्ड? हाँ, एक अभेद्य सुरक्षा कवच। इसे इस तरह देखा जा सकता है। गृह मंत्रालय, जिसका नेतृत्व अमित शाह के पास है, वो देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और राज्यों के बीच समन्वय देखता है। मतलब अंदरूनी स्थिरता। बिल्कुल। अगर देश के भीतर स्थिरता है तभी बाहर के खतरों से निपटा जा सकता है। फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर का काम कूटनीतिक मोर्चे पर देश की रक्षा करना है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गठजोड़ बनाना या संधियों पर काम करना होता है। हाँ, यह बिना हथियारों की लड़ी जाने वाली सुरक्षा की पहली पंक्ति है। और जब कूटनीति की सीमाएं समाप्त होती हैं, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाएं एक्शन में आती हैं।
मतलब ये तीनों चीजें, आंतरिक सुरक्षा, कूटनीति और सैन्य शक्ति, एक ही चेन के अलग अलग हिस्से हैं। एकदम सही। और सैन्य शक्ति की बात करें तो तीनों सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, दिनेश त्रिपाठी और वीआर चौधरी अपनी अपनी विशेषज्ञता के साथ जमीन, समुद्र और आसमान की निगरानी कर रहे हैं। रेटेड कमांड होना जरूरी है। बिल्कुल। अगर आंतरिक सुरक्षा कमजोर है तो सेनाओं को सीमाओं से ध्यान हटाकर अंदरूनी मामलों में उलझना पड़ सकता है, जो रणनीतिक रूप से बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ। और अगर कूटनीति कमजोर है तो देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ सकता है, जिससे रक्षा बजट पर सीधा दबाव बढ़ता है। तो ये पूरा सुरक्षा तंत्र एक सिंक्रोनाइज्ड मशीन की तरह काम करता है। इन सभी विभागों के बीच का जो समन्वय है वो देश की संप्रभुता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसमें कोई शक नहीं है। अब एक सुरक्षित सीमा ही एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखती है। सही बात है। और अगर हम अर्थव्यवस्था के इंजनों की बात करें तो स्रोत सामग्री हमें उन मंत्रालयों की तरफ ले जाती है जो देश के बुनियादी ढांचे और व्यापार को चलाते हैं। वित्त और इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम शामिल हैं। ये एक बहुत ही जटिल सप्लाई चेन इकोसिस्टम है। बिल्कुल। और अगर हम एक उपमा लें, मतलब मान लीजिए कि देश की अर्थव्यवस्था एक विशाल गाड़ी है। एक दिलचस्प एनालॉजी है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मंत्रालय उस गाड़ी का ईंधन है, जो उसे ऊर्जा देते हैं। हाँ, और सड़क परिवहन, रेलवे और पेट्रोलियम मंत्रालय यानी नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी के विभाग उस गाड़ी के पहिए हैं जो इसे आगे बढ़ाते हैं। और कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का मंत्रालय इस पूरी व्यवस्था का बुनियादी ढांचा या चेसिस है, जिस पर देश की एक बहुत बड़ी आबादी टिकी हुई है। बहुत ही सटीक उपमा है ये। कृषि मंत्रालय इस पूरे इकोसिस्टम का जमीनी आधार है। और कृषि या मैन्युफैक्चरिंग से जो भी उत्पादन होता है उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए एक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क चाहिए। और यहीं पर इस इकोसिस्टम के बाकी पुर्जे काम आते हैं। अगर रिकॉर्ड फसल का उत्पादन होता है तो किसानों को उस फसल को मंडियों या बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए एक सुचारू नेटवर्क की जरूरत होगी, जो सड़क और रेल मंत्रालय तैयार करते हैं। बिल्कुल। अब ट्रकों, मालगाड़ियों और पूरे लॉजिस्टिक्स को ऊर्जा चाहिए, जो पेट्रोलियम मंत्रालय से आती है। और जब वो माल देश के बाहर निर्यात के लिए तैयार होता है तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की नीतियां उसे ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाती हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जो पैसे का लेन देन है, जो टैक्स का ढांचा है, वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दायरे में आता है। ये एक ऐसा लूप है जहां एक जगह की रुकावट पूरे सिस्टम को धीमा कर सकती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है तो कृषि उत्पादन का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। और अगर पेट्रोलियम की कीमतें आसमान छूने लगें तो रेलवे और सड़क परिवहन का खर्च बढ़ जाएगा, जिससे वाणिज्य मंत्रालय का निर्यात प्रभावित होगा। यही कारण है कि इन मंत्रालयों को साइलोज में यानी अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता। जब देश के ये आर्थिक इंजन एक साथ एक ही दिशा में काम करते हैं तो विकास दर में उछाल आता है। वित्त मंत्रालय का काम सिर्फ बजट पेश करना नहीं है, बल्कि इस पूरे सप्लाई चेन में पूंजी का सही प्रवाह सुनिश्चित करना भी है। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे से आगे बढ़कर स्रोत सामग्री एक और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करती है, समाज, स्वास्थ्य और भविष्य का निर्माण। ह्यूमन कैपिटल। हाँ, क्योंकि बिना मानव संसाधन के कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं कर सकता। इसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हैं। लेकिन स्रोत सामग्री में मैंने बहुत ही खास बात देखी। मनसुख मंडाविया के पास 2 पद हैं। वे देश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और खेल मंत्री भी। यह एक बहुत ही रणनीतिक फैसला है। कागज पर स्वास्थ्य और खेल अलग अलग विभाग लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का कनेक्शन बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारियों के इलाज तक सीमित रखना बहुत पुरानी सोच है। तो अब फोकस किस पर है? आज की नीतियां प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर जोर दे रही हैं। जब एक ही नेतृत्व स्वास्थ्य और खेल दोनों मंत्रालयों को देखता है तो नीतियां केवल अस्पताल बनाने से आगे बढ़कर स्टेडियम, फिटनेस और लाइफस्टाइल में बदलाव तक पहुंचती हैं। मतलब देश की युवा आबादी को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखना। बिल्कुल। यह भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक और रणनीतिक निवेश है। एक स्वस्थ आबादी ही प्रोडक्टिव वर्कफोर्स में बदल सकती है। प्रिवेंशन और क्योर का ये एक परफेक्ट तालमेल है।
और इसी ह्यूमन कैपिटल को आकार देने का दूसरा सबसे बड़ा काम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के मंत्रालयों का है। शिक्षा और पोषण ही भविष्य तय करते हैं। आज जो नीतियां बच्चों के पोषण, महिलाओं के कार्यबल में प्रवेश और स्कूलों के पाठ्यक्रम के लिए बनेंगी, वे ये तय करेंगी कि आज से 20 साल बाद भारत का समाज और उसकी अर्थव्यवस्था कैसी होगी। इसके साथ ही पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की भूमिका इस पूरे विकास मॉडल में एक संतुलन लाने की है, क्योंकि आर्थिक विकास का असर पर्यावरण पर पड़ता है। हाँ, हमने अभी जिन सड़कों, रेलवे और फैक्ट्रियों की बात की, उनका सीधा असर पारिस्थितिकी तंत्र पर होता है। पर्यावरण मंत्रालय ये सुनिश्चित करता है कि विकास की कीमत प्रकृति को न चुकानी पड़े। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के माध्यम से सरकार की इन सभी नीतियों, चेतावनियों और दिशा निर्देशों का जनता तक पहुंचना सुनिश्चित होता है। लोकतंत्र में सही सूचना का सही समय पर पहुंचना बहुत बड़ा कारक है। अब राजनीति और कार्यपालिका के इस पूरे ताने बाने से थोड़ा आगे बढ़ें तो स्रोत सामग्री हमें देश की प्रमुख स्वतंत्र संस्थाओं और वैज्ञानिक नेतृत्व की ओर ले जाती है, जो कि किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होती हैं। बिल्कुल। लोकतंत्र को स्थिर रखने के लिए केवल राजनेता ही नहीं, बल्कि मजबूत और स्वायत्त संस्थाएं भी उतनी ही जरूरी होती हैं। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम के नाम शामिल हैं। और विज्ञान के क्षेत्र में भी बड़े नाम हैं। हाँ, विज्ञान के मोर्चे पर इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ और DRDO के प्रमुख समीर V कामत हैं। अदालतों से लेकर अंतरिक्ष तक का ये पूरा स्पेक्ट्रम अपने आप में बहुत व्यापक है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये संस्थाएं उस निरंतरता का प्रतीक हैं जो देश को लंबे अवधि तक स्थिर रखती है। सरकारें तो बदलती रहती हैं। हाँ, सरकारें चुनाव प्रक्रिया से बदल सकती हैं, जिसका जिम्मा चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर है कि वो प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। और मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में न्यायपालिका यह तय करती है कि संसद में जो भी कानून बने वो संविधान की मूल भावना के अनुरूप हों। लेकिन सबसे दिलचस्प संतुलन आर्थिक मोर्चे पर देखने को मिलता है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम का काम भविष्य की विकास नीतियों का खाका खींचना और तेज आर्थिक ग्रोथ की रणनीति बनाना है, जबकि रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास देश की मौद्रिक नीति संभालते हैं। आसान भाषा में समझे तो बाजार में कितना पैसा घूमेगा, ब्याज दरें क्या होंगी और महंगाई कैसे कंट्रोल में रहेगी, ये RBI तय करता है। कई बार तेज ग्रोथ की चाहत महंगाई बढ़ा सकती है। बिल्कुल, इसीलिए नीति आयोग के विकास के लक्ष्य और RBI के आर्थिक स्थिरता के लक्ष्य के बीच एक बहुत ही बारीक संतुलन बनाना पड़ता है। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। और जब हम वैज्ञानिक प्रगति की बात करते हैं तो इसरो और DRDO के नेतृत्व का जिक्र आता है, जो आज के समय में बहुत क्रिटिकल हैं। इसरो केवल अंतरिक्ष में रॉकेट नहीं भेज रहा है, S सोमनाथ के नेतृत्व में विकसित की जा रही सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल संचार, मौसम की सटीक भविष्यवाणी और कृषि के लिए हो रहा है। समीर V कामत के नेतृत्व में DRDO देश की रक्षा तकनीक को आत्मनिर्भर बनाने में जुटा है। इन दोनों का काम सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि ये देश को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या रणनीतिक स्वायत्तता देने का काम है, ताकि भारत को रक्षा और तकनीक के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। विज्ञान और तकनीक का ये स्वदेशी विकास आज कूटनीति का भी एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। हाँ, जो देश अपनी तकनीक खुद विकसित कर सकता है, वैश्विक पटल पर उसकी आवाज उतनी ही मजबूत होती है। सही कहा। वैश्विक पटल की इस बात से एक बहुत ही अहम बिंदु उभरता है। स्रोत सामग्री के अंत में दो ऐसे नाम हैं जो सीधे तौर पर भारत सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस सूची में उन्हें जगह दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख, हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनोम और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। भारत के प्रमुख नेताओं की इस गाइड में इन वैश्विक चेहरों का होना क्या मायने रखता है? ये इस बात का प्रमाण है कि आज कोई भी घरेलू नीति पूरी तरह से केवल घरेलू नहीं रह गई है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। भारत की नीतियां और वैश्विक संस्थाओं के दिशा निर्देश आपस में गूंथे हुए हैं। जब बात किसी महामारी, जलवायु परिवर्तन या वैश्विक सप्लाई चेन में आए व्यवधान की होती है, तो भारत के नीति निर्माताओं को इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ लगातार काम करना पड़ता है। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO के बीच का तालमेल। बिल्कुल, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को WHO के महानिदेशक
टेड्रोस अधानोम के कार्यालय से आ रहे डेटा और वैश्विक स्वास्थ्य चेतावनियों के आधार पर अपनी रणनीतियों को अपडेट करना होता है। और संयुक्त राष्ट्र के साथ भी ऐसा ही है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र में एंटोनियो गुटेरेस के साथ भारत के राजनयिकों की बातचीत ये तय करती है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, आतंकवाद विरोधी अभियानों या पर्यावरण संधियों में भारत का रुख क्या होगा। यानी भारत के फैसले वैश्विक मंचों को प्रभावित कर रहे हैं और उन मंचों के फैसले भारत के भीतर की नीतियों को आकार दे रहे हैं। एकदम सही विश्लेषण है ये। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि हमने स्रोत सामग्री में केवल कुछ नाम और पद नहीं देखे। ये सत्ता और प्रशासन की पूरी वास्तुकला है। हाँ, राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक, आंतरिक सुरक्षा से लेकर बाहरी कूटनीति तक और खेतों से लेकर अंतरिक्ष के लॉन्च पैड तक, हर एक विभाग एक बड़े गियर सिस्टम का हिस्सा है। एक जगह लिया गया फैसला दूसरी जगह अपना असर छोड़ता है। ये एक ऐसा विशाल और जटिल तंत्र है जिसे समझे बिना वर्तमान भारत की दिशा को नहीं समझा जा सकता। ये सभी नेता और अधिकारी आज इन महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, लेकिन संस्थाएं हमेशा निरंतर चलती रहती हैं। ये सोचने वाली बात है कि किसी एक व्यक्ति का विजन या काम करने का तरीका आने वाले 20-30 वर्षों के लिए किसी संस्था के डीएनए को कैसे बदल देता है। बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये नेतृत्वकर्ता केवल वर्तमान के संकटों का प्रबंधन कर रहे हैं या उनके फैसले भविष्य का इतिहास लिख रहे हैं? एक ऐसा सवाल जो मौजूदा व्यवस्था को देखने का नजरिया बदल सकता है। इस पर लंबे समय तक मंथन किया जा सकता है। आज की ये गहन चर्चा यहीं संपन्न होती है। उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत से इन चेहरों और अहम पदों के पीछे काम कर रहे उस विशाल तंत्र को समझने की उत्सुकता और बढ़ेगी। जुड़ने के लिए धन्यवाद।